Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई n गुनी कर दी जाए तो उसका बल नियतांक होगा। तो देखो, स्प्रिंग से बनने वाले सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर स्प्रिंग की लंबाई n गुनी करी जाए तब फिर उसका जो नया फोर्स कोफिशिएंट होता है वो k/n हो जाता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में अगर काट दे तो प्रत्येक पार्ट का जो फोर्स कोफिशिएंट होता है वो 2k हो जाता है। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो, ये वाला तो आपका कंफर्म हो गया। अब दो बराबर पार्ट्स में काटने पर दो केसेस पूछे जाते हैं, दोनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक जो होता है कहेगा कि अगर दो बराबर पार्ट्स में उनको एक के ऊपर एक लटकाया जाए तो कहेगा जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा। तो फिर अगर एक के ऊपर एक लटकाएंगे तो टी जो होता है वो क्या होता है 2π√m/k, यानी कि वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के। ठीक है, अब फोर्स कोफिशिएंट अगर एक के ऊपर एक काटेंगे तो वो 2k हो जाता है। तो फिर जो नया आवर्तकाल होता है इस कंडीशन में वो ty√2 हो जाता है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, जब उस एक के ऊपर एक लटका दें। सिमिलर कुछ अब इसका ty√2, ठीक है, लिखते चलना। और अगर स्प्रिंग में एक क्वेश्चन आता है कि दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया, ठीक है, दोनों का 2k हुआ, लेकिन अगर उनको पैरेलल लटका दिया जाए तो 2k इसका और 2k इसका, तब वो पूछेगा। अब इनका क्या होता है कि इनका जो रिजल्टेंट होता है वो 4k हो जाता है। इस केस में अगर हम t देखें होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, तो यहाँ पे ये k ना होकर ये 4k हो जाएगा। इट मीन्स 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो फिर इसमें जो नया टाइम पीरियड होता है वो हमारा सिमिलर दिख रहा है t/2 हो जाता है। तो फाइनली वी कैन राइट, अगर एक के ऊपर एक लटकाएंगे तो नया टाइम पीरियड जो रहता है वो t/√2 हो जाता है। अब आपको देख के ही क्लिक करना है और करने नहीं बैठना है एग्जाम में। और अगर दो पैरेलल पार्ट्स में दो इक्वल पार्ट्स में हमने काटा, उसके बाद उनको समांतर लटका दिया, तब फिर जो नया टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग का वो हमारा t/2 होता है। तो आई होप इस वाले केस में और इस वाले केस में आपको अंतर समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन कम पूछता है कि अगर लंबाई n गुनी कर दें तो फिर वो कितनी हो जाती है, k/n। एक बार मैं इसकी भी ग्लिम्स आपको दे दूं कि ये कैसे k/n हो जाता है। टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π√L/g, और एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये भी होता है 2π√m/k। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो कि अगर इनको हम इक्वल करें तो जो L है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k के। इट मीन्स अगर वो n गुनी करी गई है तो वो k/n हो जाएगा। तो अब आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। से किस कला में, मतलब फेज में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मान सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वल होता है। ठीक है, उस एंगल का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, मैंने आपको जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि 2-3 फॉर्मूले आप जरूर याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, 12m⍵² x², जहाँ पे x होता है विस्थापन। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का होता है 12m⍵² a² - x²। अब देखो, कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा बस, और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को इक्वल करके हमें फेज बताना है, तो जब हम इन दोनों पार्ट्स को इक्वल करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए, और थोड़ा कोऑपरेट करना। फ़ोन की स्क्रीन पे ये ऐसे क्वेश्चन समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में रिलेशन मिलेगा, जो कि होगा x = a/√2। ठीक है, ये कोई बड़ा वो नहीं है, ये इन दोनों को ही इक्वल करके हम निकालेंगे। जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, इतना सभी कर लोगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में और उसके आयाम में हमें रिलेशन मिल गया। अब देखो, विस्थापन होता क्या है, x की जगह पे y = a sin ωt लिख सकते हैं। तो a sin ωt की जगह पे हमने विस्थापन लिख दिया, a से a कट गया। अब sin ωt = 1/√2, 1/√2 साइन में कितने का मान होता है, 45 का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद होता है, तो याद होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई चीज़ अगर हमें पता नहीं है कि ये कैसे निकल के आई है, वो हम लर्न कर लेते हैं तो प्रॉब्लम है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो रही इस क्वेश्चन की बात। अब मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूँ, उनको लिख लेना। एक स्पेशल केस होता है सरल आवर्त गति में, आपसे कहेगा कि जब जो विस्थापन है अगर वो आयाम का आधा है, ये कंडीशन दे देगा। फिर आपसे कहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी टोटल एनर्जी के टर्म्स में।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी इस केस के लिए हो जाती है, मैंने कई बार इसको कराया है, वो E/4 यानी कि टोटल एनर्जी का 4 हो जाती है। और अगर इस वाले केस के लिए काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा तो वो टोटल एनर्जी के टर्म्स में हो जाती है 3/4E। एक बार मैं इसका बता दूं कि ये कैसे आई है, फिर इसका सिमिलर आप देख लेना। वैसे आपको याद होना चाहिए ये चीज़, मैं फिर कह रहा हूँ। अभी मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ m⍵² x²। अब उसने कहा है कि x जो स्क्वायर है, x की जगह पे हम a/2 लिखेंगे, तो जब उसका वर्ग करेंगे तो a²/4 हो जाएगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये पूरा टोटल एनर्जी का है। तो सिमिलरली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो E/4 मिल जाती है। और काइनेटिक एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये बहुत पूछे जाने वाले दो टाइप हैं कि जब कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का आधा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक क्या होगी। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई किसी वस्तु का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 24 है और मैक्सिमम वेलोसिटी 16 है, तो उसका क्या बताना है, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार मार्क कर लेना, और जो आप नोटबुक अगर बनाई है आपने और मैंने स्टार मार्क के क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, देखो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, a⍵, सबको पता होगा। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका होता है a⍵²। अब आप सोचो कि कैसे हमें a मिल सकता है। अगर हम v² में आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन का डिवाइड करें तो v² मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर करो तो वो क्या हो जाएगा, a²⍵² हो जाएगा। और जब इसमें हम डिवाइड करेंगे महत्तम त्वरण से, वो क्या होता है a⍵²। तो हमें फाइनली ⍵² से ⍵² कट गया, a से a कट गया, तो हमें a दिख रहा है। यानी कि अब आप इसको हर बार इतना लिखने की आदत मत डालना, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिख जाए तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा उसका आप स्क्वायर में, मैक्सिमम वेलोसिटी के स्क्वायर में एक्सेलरेशन से जब डिवाइड करोगे तो आपको आयाम मिल जाएगा। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था, 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार 16 लिखेंगे। नीचे आपका महत्तम त्वरण लिख देना है 24। जब इसको 8 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 8 से काटेंगे 2 बार, तो ऊपर हो गया 32, नीचे बता 3, तो यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है a3 sin 5πt + 4 cos 5πt, तो उसका हमें आयाम बताना है। तो देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे सबको पता होगा, लेकिन बिकॉज मैं अभी क्या है कि आपको भी पता है इस वीक में मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो रिपीटेड हैं, तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। मेरी कोशिश यही रहती है हर वीडियो में कुछ नया भी सीख जाओ और थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। तो जब मैंने बताया हो शायद a1 sin ω2 + a2 cos ω t हो, तो जो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 3 और 4 के वर्गों का वर्गमूल, यानी कि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, उनका वर्गमूल यानी कि 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा, इसका राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कण सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है यदि उसका एम्पलीट्यूड a है, जब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल के इक्वल होती है, तो उसकी माध्य स्थिति से दूरी क्या होगी। तो देखो शायद मैंने ऊपर इसको बताया भी था, माध्य स्थिति से दूरी और कुछ नहीं होता है, वही होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने अभी ऊपर बताया था उसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, ½ m⍵² x², और उसका होता है ½ m⍵² a² - x²। जब इसको अंदर डिवाइड करोगे तो x² वाला ये एक और उधर जाएगा तो m, तो मतलब आपको कैलकुलेट आप कर लेना। देखो मैं नहीं हो पाता इस पे मैनेज, जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो a/√2 मिलता है। देखो मैं वैसे भी कैलकुलेशन पे कम फोकस करता हूँ, बस आपको सिखाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। ग्रुप एक्स एस्पायरेंट हो, मैथ भी पढ़ते हो, तो इतना कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कण की काइनेटिक एनर्जी ये है, तो आपको क्या बताना है, महत्तम मान बताना है उसकी पोटेंशियल का। अब ये बताओ k = k0 cos स्क्वायर ω t। अब ये बताओ cos का स्क्वायर का वैल्यू कितने से कितने के बीच में वेरी करता है, 0 से 1 हो सकता है, ठीक है। और अगर cos थीटा की बात करें तो -1 से +1 हो सकता है, cos स्क्वायर की बात करें तो 0 से 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू cos की कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अगर मैक्सिमम cos की वैल्यू 1 हो सकती है तो फिर वो कितना आ जाएगा, के हमारा k0 के इक्वल आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा।
ठीक है। कि झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाती है तो झूलने का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो इसको ध्यान से समझना, दो केसेस पूछे जाते हैं, एक खड़ी हो जाने वाला और एक पास में लड़की और बैठ जाती है वो वाला। तो आप ये बताओ, ये कोई लड़की है, ठीक है, ये उसकी रस्सी है और रस्सी की लंबाई है और यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है। जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कहीं, लेकिन जब वो लड़की खड़ी हो जाएगी तो आप सोचो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका ऊपर हो जाएगा कहीं, ठीक है, नीचे तो होना पॉसिबल नहीं क्योंकि खड़ी हुई है। और अगर खड़ी हुई है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र उसका ऊपर खिसकेगा, यानी कि उसकी जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि पहले लेंथ इतनी थी, जब खड़ी हो गई तो गुरुत्व केंद्र ऊपर हुआ, तो गुरुत्व केंद्र से लेंथ मापी जाती है, प्रभावी लंबाई, तो प्रभावी लंबाई डिक्रीज हुई। अब ये बताओ टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G। अब अगर L डिक्रीज हुआ है तो उसका टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड घट जाएगा। सिमिलरली अब ये लड़की है, उसके पास में एक दूसरी लड़की बैठ जाती है तो क्या होगा, मास तुम्हारा डबल हो जाएगा, और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं मास नहीं आता है, लेंथ अपॉन ग्रेविटी आता है। तो फिर अगर दूसरी लड़की पास में बैठ जाती है आके तो फिर अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन इस केस में डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो देखो जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे 2 पॉइंट लिख लो। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में आपका फेज डिफरेंस पूछे और सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, देन π/2 राइट आंसर होगा। लेकिन अगर एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात करें, यानी कि त्वरण और विस्थापन, विस्थापन समझते हो ना, y बराबर a sin ओमेगा t, तो जो y विस्थापन और उसका एक्सीलरेशन त्वरण के बीच में जो होगा वो फिर पाई क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। अब आपका क्लियर, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो चीज़ कांस्टेंट रहती है वो क्या होती है, विस्थापन, काइनेटिक, पोटेंशियल, ये कुछ भी नहीं। टाइम पीरियड जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स और उसकी डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फास्ट करें, 5 सेकंड में कैसे करें। तो मैं दोनों ही क्वेश्चन में, इसमें जो लीनियर वेलोसिटी दी गई है और उसका ओमेगा दिया गया है, ठीक है, और ओमेगा और उसका आर दिया गया है, हमें लीनियर निकालना है। सिमिलर इसमें भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम फास्ट करना जानते हैं तब तो इन क्वेश्चंस को अब हम 5 सेकंड में कर पाएंगे, अदरवाइज इनको हम स्किप कर देंगे। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 5 सेकंड में, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो 5 सेकंड में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको जैसे इसका इसमें करना है तो पहले इसके कॉम्पोनेंट लिख लो, 7 3 1, उसको एक बार रिपीट करके लिख लो, 7 3 1, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे वाले के लिख लो, कितने हैं, -3, इसके देखो फोर्स के कितने हैं, -3 1 5, फिर से लिख लो -3 1 5, ठीक है। आपको टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इधर वाला दोनों ही साइड वाले हम रिमूव कर देंगे। अब हमें बीच के इनसे मतलब है। अब देखो 3 यहाँ पे 2 2 के पेयर बना लो। अब देखो पहले इस वाले पेयर से देखो, ये इधर, ये तो सबको पता होगा, 5 3 जा 15, -1 कितना बचा, 14, तो 14 आई कैप। अब ये दूसरा वाला कॉलम ले लो, 2 का ग्रुप, 3 1 जा 3 और 5 7 जा 35, तो 3 माइनस 35, तो माइनस का 38 हो गया जी। फिर लास्ट वाले ले लो, तो 3 7 जा 7 1 जा 7 और 3 3 जा 9, और 7 और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और ये कितना हो जाएगा 16K। तो देखो हमें कितना टाइम लगा, केवल 5 सेकंड में, 5 सेकंड भी ज़्यादा। अगर आपकी कमांड अच्छी होगी, अब आपको दिख रहा होगा ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो इस क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो सबसे पहले ओमेगा के लिख लो, कितना है 3 माइनस का 4 और 1, इनको एक बार फिर से लिख लो, 3 माइनस का 4 1 विद साइन। अब इसका लिखो 5 माइनस का 6 और 6, फिर लिख लो 5 माइनस का 6 6। हमने बताया इधर वाला और इधर वाला आप रिमूव कर दो। अब इन दो पेयर को देखो, यहाँ पे 24 और माइनस का 6, तो कितना मिल गया, 18 माइनस का मिल गया। केवल इतना ही देख के आप इसको क्लिक कर दोगे कि नहीं। अब आप पूरा भी कर सकते हो रिवीजन के लिए, क्योंकि ऐसा अगर कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको विदिन बहुत जल्दी निकालना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखो 5 बन जा 5, 6 3 जा 18, तो 5 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 13, जो कि आपको दिख रहा है। फिर जब ये वाला पेयर लोगे तो 6 3 जा
आपका हो जाएगा 18 और 5 4 जा 20, तो ये आपको 2 मिल जाएगा। तो ये कितना इजी है, मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है तो 5 सेकंड में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी तक आप किसी भी मेथड से लगाते थे। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया था, वो तो सबको पता होगा कि V बराबर आर ओमेगा होता है, यानी कि आर और ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। लेकिन क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको, वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होगा। तो 0 से 4 डिग्री का जो अनयूजुअल बिहेवियर होता है वाटर का, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। कल मैंने वीडियो क्वेश्चन कराया था वॉल्यूम वाला। अगर देखो वैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन 0 से 4 के केस में उल्टा होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर डिक्रीज़ होता है इट मीन्स 4 पे जाके क्या होता होगा, उसका डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। जो पानी का घनत्व है वो मैक्सिमम कब होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सेकंड क्वेश्चन है, किसी लोहे की गेंद को गर्म करने पे सबसे अधिक परसेंटेज चेंज किस में होगा। तो देखो ये अगर लोहे की बात करें तो अगर गेंद है तो उसका 4/3 पाई आर क्यूब होगा। एरिया में क्या होगा, 4 पाई r² होता है। रेडियस r होती है। तो आप देख रहे हो जब इसका परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज इंक्रीज, तो r पे पावर सबसे ज़्यादा किन में है, वही पावर 3 आगे आएगी, डेल्टा r/r इंटू 100। तो ऐसे आप देखोगे कि जो जिसमें पावर ज़्यादा है उसी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा। यानी कि इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इसके वॉल्यूम में, इसके आयतन में सबसे ज़्यादा चेंज होगा। और ऐसे आपको पता होना चाहिए कि सपोज एक स्फीयर है, उसकी अगर त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि 3% है, तो कहेगा उसके वॉल्यूम में प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये कॉमन चीज़ है, वो भूल जाते हैं, पावर आगे आ जाती है। तो 3 इंटू आर का परसेंटेज, आर में 3 था तो इस तरह से 9% उसके एरिया में होगा। इसी तरह से अगर उसके वॉल्यूम में 9 होगा, अगर एरिया में पूछता तो एरिया में 2 आगे आ जाता, यानी कि 6% उसके एरिया में होता। तो प्रतिशत त्रुटि अगर आपने नहीं पढ़ा है, परसेंटेज एरर, तो जाके एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशिष्ट ऊष्मा, मतलब जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो जो वाटर यानी कि पानी में ऊष्मा धारण करने की क्षमता ही तो विशिष्ट ऊष्मा होती है। यानी कि पानी सबसे ज़्यादा ऊष्मा एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी आपने देखा है कि जो आपके बाइक के या जो मतलब मोटर वाहनों के जो इंजन्स होते हैं, वो जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो उसमें कभी आपने देखा है कि अल्कोहल डाला जा रहा हो या पारा डाल रहा हो, बेंजीन, तो जल डालते हैं, क्योंकि जल सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, सबसे ज़्यादा ऊष्मा धारण कर सकता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि ऊष्मा धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखो, ये क्वेश्चन एयरफोर्स के लिए तो इनका लेवल बहुत लो है, एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और नेवी AA और SSR में भी नहीं आते हैं। लेकिन MR के लिए क्वेश्चन परफेक्ट है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे MR के भी जुड़े हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। और अगर इनकेस आ जाता है एयरफोर्स में, तब क्या जहाँ कह रहा है अपना, तो किससे पेन सबसे ज़्यादा होगा, गर्म जल से, गर्म वायु से, या भाप से। तो जो स्टीम यानी कि भाप, जो गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा का मतलब हुआ अब उसकी, जैसे Q बराबर ml से गुप्त ऊष्मा की डायमेंशन भी बहुत पूछता है। तो यहाँ से जूल प्रति आपका क्या करेंगे, ग्राम, जूल प्रति मास का किलोग्राम है, ग्राम है, वही तो लेटेंट हीट होती है। तो सबसे ज़्यादा भाप से जलने पे उसको पेन होगा, क्योंकि भाप में छुपी हुई ऊष्मा लेटेंट हीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि अगर उसका क्या कहते हैं प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो फिर देखो, मैं कहता हूँ रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, और अगर उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार ऐसे क्वेश्चन देख लिया करो, जिससे रिवाइज हो जाते हैं। मोटर गाड़ी के देखो क्या है कि इंजन को ठंडा करने के लिए, शायद इसको मैं बता चुका हूँ कि इस्तेमाल होता है जल। क्यों, क्योंकि इसकी ऊष्मा धारिता यानी कि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारण करने की जो कैपेसिटी है वो वाटर की अधिक होती है, इसलिए मोटर को जो इंजन्स होते हैं उनमें वाटर का यूज़ किया जाता है, ठीक। एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा कण, जिनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पथ पे घूम रहे हैं। इन कणों के पाथ की जो रेडियस है वो RP, प्रोटॉन की RP और ड्यूट्रॉन की RD और अल्फा कण की RD हो, तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही होगा। तो जो RP और जो रेडियस प्रोटॉन और रेडियस ड्यूट्रॉन और जो रेडियस
रेडियस अल्फ़ा कण, ठीक है, इनका जो रेशियो एक बार याद रखना 1:√2:1, यानी कि जो प्रोटॉन का और जो अल्फ़ा कण का रहता है वो तो इक्वल रहता है, लेकिन जो अब √2 क्या होता है 1.7 कुछ होता है, यानी कि 1 से बड़ा होता है, यानी कि ड्यूट्रॉन का थोड़ा बड़ा होता है। अब आप देख लो ऑप्शन में, तो किस में ड्यूट्रॉन, इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि तीनों इक्वल है, ये दो तो कट ही गई। अब देखो आपका अल्फ़ा, हमने क्या देखा, प्रोटॉन और अल्फ़ा कण के रेशियो 1:1 है, तो प्रोटॉन और अल्फ़ा कण, देखो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर इसका बेनिफिट मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अभी तो लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया या ये इजी था, लेकिन मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे मैंने आज पिछले वीडियो अभी कुछ टाइम पहले बताया था π/2 फेज डिफरेंस, उसमें और डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में पाई होता है, तो अगर ये पॉइंट आप लिख नहीं रहे हो तो डेफिनेटली इनको शाम तक आप भूल जाओगे, ठीक है, कल तक भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं हर बार रिकमेंड करता रहता हूँ, सजेस्ट करता रहता हूँ, एडवाइस करता रहता हूँ कि आप प्लीज़ जितने भी मैं पॉइंट बताता हूँ यार, और अब फिजिक्स में कॉन्फिडेंट आ जाना चाहिए, मतलब कुछ है नहीं इससे बाहर। फिजिक्स में जितना, अगर मैं आज भी वीडियोस बनाना बंद कर दूं तो फिजिक्स में आप सफिशिएंट, अगर इतने वीडियोस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेते हो तो एयरफोर्स एग्ज़ाम की फिजिक्स क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हो तो मैं कंटिन्यू आपके साथ लगा रहूँगा। लेकिन यार प्लीज़ चीज़ों को लिखना ज़रूर ज़रूर शुरू कर दो, ठीक है।